वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर ओवरव्यू की। तो भैया मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए कि आपको अगर चैप्टर के टॉपिक्स याद है तो आपका 90% जो है दिमाग में है कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो बोर्ड में जाने के पहले हम लोग कुछ इसी तरीके से बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमें चैप्टर के टॉपिक्स हमेशा याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो एग्जाम में प्रॉब्लम जो है वो मिनिमम हो जाएगी और अचीवमेंट 100% हो जाएगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज सफरनामा की। और ये यहां पे चैप्टर ओवरव्यू है हमारा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हर चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो बताया जाएगा कि जब हमारे यहां बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में सिराजुद्दौला के साथ, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं डोमिनेंस बढ़ जाता है ब्रिटिशर्स का और अप टू 1947 ये पूरी तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं हमारी कंट्री पे, हमारी कंट्री को एक कॉलोनी बना देते हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। लगभग 200 साल की गुलामी हम लोगों ने सही और उसके बाद उनको टाटा बाय बाय कर दिया यहां से। क्यों? क्योंकि यहां बोला जाता है अतिथि देवो भव, मतलब वो भी हमारे लिए मेहमान की तरह आए और हम लोगों ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकंड टॉपिक में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसका जो स्टेज था, उसका जो स्टेप था वो नीचे आ गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी कभी ग्रो ना करे। अगर वो ग्रो कर गई तो हम लोग इनको गुलाम कैसे बनाएंगे। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हम लोग लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो जो ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी बंगाल, वहां पे इन लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट करी ताकि यहां पे चीजों का कमर्शियलाइजेशन हो, लोगों को समझाया जा सके तो किस तरीके से यहां पे चीजों को बनाया जाएगा, बना के बेचा कैसे जाएगा, ये सब सिखाने के लिए उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट किया टेक्सटाइल के थ्रू, जो कि बंगाल में हुआ। आगे चल के यही बंगाल जो है बढ़ जाता है 1905 में द ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। तो ये तीन टॉपिक हम लोगों ने अभी कवर करे हैं। यहाँ पे चौथे टॉपिक पे हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। हमें यह पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है और लगभग देखा जाए तो 80 to 85% लोग एलाइड सेक्टर्स को मिला के कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो यहां पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, ये सब हम लोगों को समझना है। क्या ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा सपोर्ट करा या नहीं करा, ये सब हम लोग को यहां पे पढ़ना है। बात करेंगे हम लोग कोर एग्रीकल्चर सेक्टर की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से काम हो रहा था, क्या हमें फर्टिलाइजर्स मिल पा रहे थे, क्या यहाँ पे लैंड रिफॉर्म हुआ, क्या यहाँ पे जमींदारी सिस्टम, रेटवारी सिस्टम या महलवारी सिस्टम लगाया गया, ये सब हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बनाया गया, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया 1948, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को चेंज करके फिर 56 में लाया गया और किस तरीके की वहां पे इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, क्या इंडस्ट्रीज का काम मैन्युफैक्चरिंग करना था या तो सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ब्रिटिशर्स तक के पहुंचाना था, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है फॉरेन ट्रेड। हमारे देश में तो सामान का लेन देन चल रहा था, बट ब्रिटिशर्स ने कंडीशन डाली थी कि आप कुछ भी बनाओ 50% ट्रेड जो है आपको इंडिया को हमेशा ब्रिटेन के साथ करना है, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आप कर सकते हो, चाहो तो पर्शिया के साथ कर लो, चाहो तो सेलोन के साथ कर लो, चाहे तो चाइना के साथ कर लो और जिसके साथ भी करना है, बट 50% का ट्रेड हमेशा किसके साथ करना है, ब्रिटिशर्स के साथ करना है। पॉलिसीज स्ट्रिक्ट, कोटा यहां पे फिक्स कर दिया, टैरिफ बढ़ाते चले गए। तो ये सब चीजें किसमें होती है, हमारी फॉरेन ट्रेड में होती है। फिर हम लोग अपने देश की कंडीशन की बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, क्या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था, क्या मैटरनल मोर्टालिटी रेट था, क्या यहां पे लिटरेसी थी या नहीं थी, या ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि हम लोग यहां पे लिटरेट हो जाए। तो ये सब हम लोग बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन में। फिर हम लोग बात करेंगे यहां पे इंडिया में उस समय लोग काम क्या करते थे, क्या वो प्राइमरी सेक्टर में टोटली इन्वॉल्व थे, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व थे, या तो वो कहीं ना कहीं यहां पे सिर्फ टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो हमें ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करनी है। हमारी कंट्री 3 प्रेसिडेंसीज में किस तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अच्छा लग रहा था कि इंडिया पूरा 3 भागों में बटा और वो चाहते ही थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑप्ट करवाना। तो यहां पे लोगों को
ऑक्यूपेशन अलग अलग तरीके से बटा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, जो भी ले लो आप, जिससे भी हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, कनेक्टिविटी मिल सकती है, उन सारी बेसिक चीजों को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहीं ना कहीं बताता है कि देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक बोन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। फिर हम लोग बात करेंगे कि इंग्लैंड से जो ब्रिटेन है वहां से सामान लाना पड़ता था, तो वो आता था साउथ अफ्रीका के नीचे से, जिसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इस तरीके से इंडिया आने में उसको लगभग 7,500 किलोमीटर लग जाते थे आने में। तो यहां पे हुआ क्या, इजिप्ट के पास एक आर्टिफिशियल कैनाल है जिसका नाम है सुएज कैनाल। 1869 में इसका नेशनलाइजेशन होता है और यहां से यूरोप से होने वाला ट्रेड बढ़ जाता है, जिसके कारण इंडिया पे और अच्छे से ये डोमिनेट कर पाते हैं। तो ये सुएज कैनाल की हम लोगों ने कहानी समझी यहाँ पे। फिर हम लोग बात करेंगे पूरे चैप्टर में हम लोगों ने सीखा क्या, उसको हम लोग यहाँ पे पूरा डिफाइन करने वाले हैं कंक्लूजन में। तो इस तरीके से हमारी आज की जो कहानी है समाप्त होती है। चैप्टर नंबर 1 आईईडी का हम लोगों ने ओवरव्यू समझा, और ओवरव्यू में जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, ये ध्यान से याद रखिए एग्जाम तक के। अगर एग्जाम में ये याद रहा तो आप 90% जंग तो वैसे ही जीत गए। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।